हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, बाबर नदीम हेयर। डियर फ्रेंड्स, हम कोड फी एक्ट कर रहे हैं। हम तकरीबन 5 लेक्चर ले चुके हैं, आज छठा लेक्चर है। और मैं जो है डिटेल के अंदर इसलिए उसको कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंसेप्चुअली उसको कवर कर सकें। अगर कोई प्रोपोजिशन आ जाए आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। तो हम लोग जो है वो मूव करते हैं। हमने रिफंड ऑफ कोर्ट फी के बारे में जो है वो लास्ट टाइम जो है वो किया। और रिफंड ऑफ कोर्ट फी के बारे में हमने जो चीज़ देखी वो हमने देखा कि रिफंड ऑफ कोर्ट फी जो है उससे जो सेक्शन डील करते हैं, ठीक है, वो सेक्शन 10 था। ठीक है, सेक्शन 10 था, 11 था, 12 था। ठीक है, और फिर उसके बाद 14 और 15। फिर मैंने आपको इनको इजी वर्ड में, इजी वे में इनको लिखना भी बताया ना आपको। ये सारे के सारे सेक्शन मैंने आपको लिखने भी बताए। तो अच्छा, अब आगे जो है ना, प्रोबेट हमने जो चैप्टर करना है वहाँ पे भी रिफंड के आने हैं, वहाँ पे भी रिफंड के सेक्शंस आने हैं। तो आपने इन सबको मिला के अपना एक क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करना है। वो सिर्फ सेक्शन 13 तक ही महदूद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी कर चुके हैं। आज हमने जो है वो ये स्टार्ट करना है, जो ये वाला चैप्टर, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, होप कि आपने पिछले लेक्चर सुने हैं। और मैं प्रोबेट लेटर ऑफ एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और विल के बारे में डिफरेंस भी बता चुका हूँ, उनको लीजी अल्फाज में भी बता चुका हूँ, उनकी लीगल वैल्यू भी, उनकी लीगल डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने जो है वो मतलब वो लेक्चर नहीं सुने या आपके जहन में भी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। विल जो होती हैं वो मरने वाले की विशेज़ होती हैं, ठीक है। और जो प्रोबेट होती है वो कोर्ट की तरफ से एक मुहर होती है कि जी वो विल जेन्युइन है। और फिर जो प्रोबेट जो होता है वो कोर्ट की तरफ से वो आदमी जो कि विल में नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, विल में नॉमिनेटेड होता है, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि अब वो विल की जो उसकी डिमांड, जो उसकी विशेज़ है उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। या सिंपली ये है कि विल इज़ द विशेज़ ऑफ द डिसीज्ड एंड प्रोबेट इज़ द एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज विशेज़। ये तो समझ आ गई। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विल ऑफ प्रोबेट से इस तरह से डिफरेंट है कि है तो ये एक डिसीज़ के बारे में, लेकिन ये उस वक्त होता है जब डिसीज बगैर विल के मर जाता है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उस पर बहुत सारे कर्जे भी होती हैं, डेट भी होते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में कोई भी क्रेडिटर या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन उठ के कोर्ट को एक एप्लीकेशन देता है कि इसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो जारी किया जाए। और वो जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिन यानी वो प्रॉपर्टी को क्या करे, मैनेज करे। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी का जो है वो एक मैनेजर जो है वो मुकर्रर हो जाता है, जो उसको लेके जो है वो उसको चलता है। तो अब इसके लिए जो है वो स्पेशल एक जो है वो, अच्छा जी, तो अब आपको समझ आ गई प्रोबेट, विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है जो कि ये चैप्टर 3A है, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं इतना ध्यान नहीं कर रहा, लेकिन होप कि आप साथ के साथ अपना इंडेक्स जो है वो बना रहे हैं और उसको साथ के साथ आप याद भी कर रहे हैं ताकि वो सेक्शंस के ऊपर आपकी जो है वो जो है वो एक ग्रिप हो सके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो प्रोबेट का जो चैप्टर शामिल किया गया ये 1875 में शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने, मैं आपको ना सबसे पहले जो इस चैप्टर का लास्ट जो सेक्शन है ना वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, प्लीज़। ये 19 केस देखें। कहता है सेक्शन 6 and 28 नॉट टू अप्लाई टू प्रोबेट आर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको छोड़। अच्छा, वो कह रहा है सेक्शन 6 नॉट अप्लाई। और सेक्शन 6 क्या था? सेक्शन 6 ये कहता था
कि जो कोर्ट फी है वो जो है वो शेड्यूल 1 और 2 के मुताबिक ली जाएगी। जो सेक्शन 6 था वो क्या कहता था, वो कहता था कि सिविल कोर्ट में जो फीस ली जाएगी वो शेड्यूल 1 एंड 2 के मुताबिक ली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो भी कोर्ट फी देखी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, ठीक है ना, और सेक्शन 6 तो उस पर अप्लाई नहीं होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक प्रोबेट या एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पे जो फीस पे होनी है, उस पे जो कोर्ट फी पे होनी है वो कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप 19I के ऊपर आए, 19I जो सेक्शन है उसके ऊपर आए। ये पेमेंट ऑफ कोर्ट फी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोबेट्स एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो कहता है नो ऑर्डर इंटाइटलिंग द पिटिशनर टू द ग्रांट ऑफ प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी मेड अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर सच ग्रांट until the petitioner has filed in the court a valuation of the property in form set forth in the third schedule and the court is satisfied that the fee mentioned on 11 of first schedule has been paid on such valuation। ये सेक्शन ये कहता है कि शेड्यूल 3 के मुताबिक जो है वो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड कोर्ट में दाखिल करनी है, और उस वैल्यूएशन के ऊपर जो कोर्ट फी लगनी है वो शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 11 जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। और हम भी पीछे यही पढ़ते आए हैं कि वैल्यूएशन जो हो जाए और फिर उसके ऊपर उसका जो है वो रेट डिटर्मिन हो जाए, किस रेट से वो लगनी है। तो एक प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैल्यूएशन है वो किस में दी है, शेड्यूल 3 में। तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए हम शेड्यूल 3 के ऊपर चलते हैं कि हम उसको देख लें कि शेड्यूल 3 क्या है। अभी तक हमने शेड्यूल 1 और 2 जो थे वो पढ़े थे सिर्फ, ये आ गया शेड्यूल 3, ठीक है। ये शेड्यूल 3 form of valuation to be used with such modification if any as may be necessary in the court of ये reprobate of the will of ये deceased का नाम और आगे उसका नाम solemnly affirm that and say that I am the executor or one of the executors or one of the next kins of the deceased and I have truly set forth in annexure A to this affidavit all the property and credits of which the above named deceased died, possessed and was entitled at the time of his death, at which have come or are likely to come to my hand। लो जी, अब पता चला कि शेड्यूल 3 जो है उसके फिर फर्दर एनेक्चर है, ठीक है। और उसका सबसे पहला जो एनेक्चर है वो एनेक्चर ए है, और वो एनेक्चर ए जो है वो किसके बारे में है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और साथ में और उसके क्रेडिट्स के बारे में कि उसके पास है क्या, यानी उसकी फेवर में वो छोड़ के क्या गया है वो किस में आएगा, जिसको हम तरका भी कहते हैं। बेटा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, जो उसकी फेवर में हम छोड़ के गए वो कहाँ पे है, वो एनेक्चर ए में है, ठीक है। अच्छा, और फिर वो साथ में एफिडेविट टाइप लिखा हुआ है ना, क्या कि वो सच बोले, वो जो एग्जीक्यूटर जो ये एफिडेविट जमा करवाएगा, ठीक है। ये बेसिकली कौन देगा एप्लीकेशन, जो विल में नॉमिनेटेड है एग्जीक्यूटर, या वो क्रेडिटर जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करवा के अपना डेट लेना चाहता है, या नेक्स्ट किन भी कर सकता है। ये इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। अब जरा नेक्स्ट ए में आए, ये नेक्स्ट ए है वैल्यूएशन ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, यानी नेक्स्ट शेड्यूल 3 जो है वो डील करता है वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी इन केस ऑफ प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूएशन है उसका प्रिस्क्राइब जो है प्रोफार्मा है, और उसमें सबसे पहले एनेक्चर ए है जो बताता है कि उसका कैश कितना है, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के जिम्मे यानी सिक्योरिटीज ट्रांसफर पब्लिक डेट ऑफिस, उसकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की सूरत में कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
फिर उसके बाद उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो है वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है उसकी ये बुक्स, प्लेट, ज्वेल्स, ये भी सारी आ गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। फिर उसकी अगर उसके पास कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल आ गई, ठीक है। ये सिर्फ समझने से चीज़ें रखती हैं, तलक रखती हैं। फिर अगर उसकी पब्लिक कंपनीज में प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल इधर अमाउंट की सूरत में इधर लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी डिटेल जो आ जाएगी। अगर उसके कोई बुक डेट्स हैं तो वो आ जाएंगे। स्टॉक इन ट्रेड है तो वो आ जाएगा। तो ये सारी के अदर प्रॉपर्टी उसकी अगर कोई है तो वो आ जाएगी, और नीचे उसका टोटल आ जाएगा कि वो कितने का मालिक है। तो बच्चों, आपको पता चला कि अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि प्रोबेट क्या होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, विल क्या होता है। फिर मैंने ये बताया है आपको कि जो कोर्ट फी है वो जो डिसीज की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कोर्ट फी लगती है एट सर्टन रेट। वो सर्टन रेट हमने देखने हैं, लेकिन इस वक्त हम जो है देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू कैसे कोर्ट में पेश करनी है। तो वो शेड्यूल 3 है, वो बताता है। और शेड्यूल 3 में पहला जो एनेक्चर ए है वो किस चीज़ का है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी डिटेल्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो शेयर्स की सूरत में है, चाहे वो मूवेबल की सूरत में, इमूवेबल की सूरत में, वो सारी डिटेल आ रही है नेक्चर ए में। अच्छा, अब आगे पढ़े। It is further says that I have also truly set forth in Annexure B all the items I am by law allowed to be deducted, ठीक है। अब वो Annexure B में वो कह रहा है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज में से क्या होनी, चीजें डिडक्ट होनी है, ठीक है। अब आप Annexure B पे आ जाए। Schedule of debts. Amount of debt due and owing from the deceased payable by law out of the state. अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, देखें ना, मोहम्मद लॉ वाला प्रिंसिपल आ गया है कि पहले उसके वो डेट्स पे होंगे, फिर फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे होंगे, उसके बाद जो मॉर्गेज एक्सपेंसेस इंक्यूम्बरेंसेस हैं वो पे होंगी। प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट नॉट बेनिफिशियरी और विद जनरल पावर टू कंफर ऑफ बेनिफिशियल एंड इंटरेस्ट। अदर प्रॉपर्टी नॉट सब्जेक्ट टू ड्यूटी, जिन पे के ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है। तो वो किस में डिटेल देनी है, वो एनेक्चर बी में देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके फॉर्म में वो आगे क्या कहता है, कहता है इट इज फर्दर सेड दैट द सेड एसेट्स एक्सक्लूसिवली ओनली ऑफ सच लास्ट मेंशन आइटम्स बट इंक्लूसिव ऑफ ऑल रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड increased values since the date of death of said deceased are under the value of, ठीक है। और आगे वो वैल्यू, और नीचे जाके उसने वो बताया कि मेरे मुताबिक जो है ना ये सारे इंटरेस्ट जब से वो मरा है और जो वैल्यू बढ़ी है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, उस सब को डाल के तो उसकी इतनी कीमत बनती है। तो लो जी, शेड्यूल 3 की सूरत में, एक फॉर्म की सूरत में, वो डिसीज की वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टीज की डिटेल रखेगा, और साथ में क्या लिखेगा, साथ में उनकी जो है वो वैल्यू भी जो है वो बता देगा, ठीक है। अच्छा, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी कि एनेक्चर ए में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एनेक्चर बी में उसकी लायबिलिटीज हैं, एनेक्चर बी में, ठीक है, एनेक्चर बी में उसकी लायबिलिटीज हैं। तो दोनों को डिडक्ट करके जो बनेगा वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि प्रोबेट क्या है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, विल क्या है, फिर उसके बाद आपको ये पता चल गया कि जो सेक्शन 19 आई है वो कहता है कि शेड्यूल 3 के परफार्मे के मुताबिक, स्पेसिमन के मुताबिक जो उसकी वैल्यूज प्रॉपर्टीज हैं उसकी अमाउंट, वैल्यू, एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो किसके सामने रखी जाएगी, कोर्ट के सामने रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट कहती है, अब मैं आपको एक दफा फिर वो जो क्लास आई है ना उसके ऊपर वापस लेके चलता हूँ। जो क्लास आई था ये कह रहा, नो ऑर्डर एंटाइटलिंग द पिटिशनर टू ग्रांट of probate or letter of shall be made upon an application for such grant until the petitioner has filed in the court a valuation of the property
in the set forth in the third schedule and the court is satisfied that the fee mentioned in the serial number 11 of the first schedule has been paid on such valuation, यानी उस फॉर्म के ऊपर अब उसने क्या लगानी है, कोर्ट फी लगानी है। ठीक है, अब किस हिसाब से लगानी है, वो कहता है कि आप कहाँ पे चले जाओ, सीरियल नंबर 11 और फर्स्ट शेड्यूल पे चले जाओ। अच्छा, मेरे मुताबिक ना ये सीरियल नंबर 9 होना चाहिए, ये सीरियल नंबर 11 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब आप जरा, अच्छा आपको पता है ना कि शेड्यूल 1 क्या है, एड वलोरम कोर्ट फी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, और फिक्स शेड्यूल 2 क्या है, वो फिक्स रेट है। ठीक है, अब आप चलें जी शेड्यूल 1 के ऊपर, और सीरियल नंबर उसका 9 है, उसके ऊपर चले आप, ये आ गया प्रोबेट ऑफ ए विल और लेटर ऑफ एडमिट विद और विदाउट विल अनेक्स्ड। ठीक है, अब क्या है, व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ग्रांट ऑफ प्रोबेट लेटर इज मेड exceeds 1000 rupees but does not exceed 10,000 rupees, 2% ऑफ ऑन सच अमाउंट और वैल्यू। लो जी सुन लें, वो ये कह रहा है कि वो जो वैल्यू शेड्यूल 3 के जरिए उसने जो वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो जमा करवाई है, अगर वो वैल्यू 1000 रुपये से लेके, वो पता है ना हमने वो डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड में पढ़ा था कि 1000 रुपये से कम है तो कोर्ट फी नहीं लगना, इसीलिए उसने कहा है कि वो वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा है और 10,000 रुपये से कम है तो 2% ऑन सच अमाउंट और वैल्यू, तो 2% क्या लगेगा उसके ऊपर जो है वो लगेगी, कोर्ट फी। तो क्यों भाई, आपको समझ आ गई, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फर्ज करें कि अगर 1,00,000 रुपया है, अगर 1,00,000 रुपया है, ठीक है, तो 2% कितना बना, 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया जो है उसके ऊपर कोर्ट फी लगेगी। अच्छा सॉरी, ये कह रहा है ना कि क्या कि 1,000 से ज्यादा और 10,000 से कम, तो फिर उसका 2% जो भी बनेगा वो उसकी क्या होगी, वैल्यू। When such amount or value exceeds 10,000 rupees but does not exceed 50,000 rupees, लो जी, अब अगर उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक है तो फिर कितने परसेंट लगना है, 3%। उस अमाउंट का 3% निकाल के तो वो क्या होगी भाई, वो कोर्ट फी होगी, और वो आपको परसेंटेज बताया हुआ है, तो परसेंटेज को ख़त्म करें तो ज़रब 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो सिफरों से सिफरे काट के तो वो जवाब निकल आएगा कि इतने परसेंट जो है वो फीस लगेगी। ठीक है, when such amount or value exceeds 50,000 rupees, 4% on such amount or value। लो जी, अब कैटेगरीज सुन लें, अगर 1,000 से लेके 10,000 रुपया 2%, अगर 10,000 से लेके 50% है तो 3%, और अगर वो 50,000 से ऊपर है तो फिर 4% जो है वो उसके ऊपर जो है वो लगेगी। ठीक है, आगे वो कहता है provided that when after the grant of certificate under section in respect of any property including the state, a grant of probate or letter is made in respect of same state, the fee payable in respect of later grant shall reduce by the amount of fee paid in respect of the फार्मर ग्रांट। ये आपसे प्रॉमिस रहा कि मैं जब आपको वो पढ़ाऊंगा ना सेक्शंस, तो उसमें मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको ये वाला प्रॉमिस भी जो है वो याद करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा कहता है द अमाउंट पेएबल अंडर दिस नंबर टू बी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज, यानी अगर कैलकुलेशन करने में इशारिये में जवाब आ रहा है तो इशारिये को आपने इग्नोर करना है। क्या मतलब कि अगर फर्ज करें वो 50 से ऊपर है, 50 मसलन वो 25.75 रुपये वैल्यू आ रही, तो 75 को 1 में कन्वर्ट करके 26 रुपये कर देना है, और अगर वो 50 पैसे से कम है तो वो इशारिये वाली रकम को इग्नोर करके तो राउंड फिगर जो है वो पूरे के पूरे जो है वो बताने हैं, ये इसका मतलब है। तो बच्चों, डियर एस्पिरेंट्स मेंबर्स, मैंने आपको अब तक जो है वो मैंने आपको बताया है विल क्या होती है, प्रोबेट क्या होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर ये बताया है कि सेक्शन 19I ये कहता है कि एक प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कोर्ट फी है
वो जो डिसीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से लगनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि वो वैल्यू किस तरह से देनी है, वो शेड्यूल 3 है जो ये बताता है कि वो वैल्यू किस तरह से देनी है, फिर किस हिसाब से देनी है। वो शेड्यूल 1 का वो सीरियल नंबर 9 है जो बताता है कि अगर वैल्यू 1000 से लेके 10,000 तक है तो 2%, 10,000 से लेके 50,000 तक है तो 3%, और अगर वो 50,000 से ऑनवर्ड है तो 4% तक जो है वो उस पर जो है वो कोर्ट फी लगेगी। अच्छा जी, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब हम जो है ना वो आगे चलते हैं, तब आप आ जाए इसके ऊपर। अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको सारी जो है ना वो समझ आती चली जाएगी। सेक्शन 19 ये है प्रोबेट्स लेटर। अच्छा, रिलीफ वे टू हाई a court has been paid। अच्छा, समटाइम ना टाइटल ही बात को क्लियर कर देता है। मसलन ये कह रहा है रिलीफ वे टू हाई a court fee has been paid। मुझे इसकी समझ आ गई, वो ये कहता है कि भाई जब उसने बहुत ज्यादा कोर्ट फी दे दी है तो क्या होगा, तो मुझे मेरी कॉमन सेंस यही है कि वो कोर्ट फी जो है वो वापस होगी। तो फिर वो जो आप रिफंड के सेक्शंस कर रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, उसमें अब सेक्शन 19 ए भी जो है वो आप क्या कर लें, उसको शामिल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ना ये इस सेक्शन की वर्डिंग आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने मेहनत करके क्या किया है कि अभी इसी 19 को मैंने इजी वर्डिंग में लिखा है, तो आप ना दोनों का कंपैरिजन करोगे और आप देखोगे कि सर ने कैसे टेक्निकल लैंग्वेज को इग्नोर करते हुए मोटी मोटी चीजों को आसान अल्फाज में लिख के तो उस सेक्शन को मुकम्मल कर दिया। और यही फन है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि जब आपको एक सेक्शन का टूटा फूटा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप समझ लें कि भाई मैं इंशाल्लाह पेपर में पास हूं। अब मैंने इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा टाइम जो है वो जाया नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने वो कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 19A। अब आपने पहले वो पढ़ना है और उसकी उर्दू भी पढ़नी है, फिर आपने इधर आना है, इधर आना है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ तो इंशाल्लाह आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। होप कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ले जी, रिलीफ वे टू हाई अ कोर्ट फी हैज बीन पेड। This section states that if a person applies for the probate of a will or letter of administration and while applying for the same estimates the property of the deceased to be of greater value than the actual value as later on ascertained by the court and also paid the court fee as per that estimated value, the person will be entitled for return of the excessive court fee। क्यों भाई, वही बात हुई ना जो मैंने उसके टाइटल से निकाल ली थी। तो ये रिफंड ऑफ कोर्ट फी में आप इसका सेक्शन भी डालें, 19A भी डालें कि जब उसने एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी डिसीज की वैल्यू ज़्यादा लिख दी और उसके मुताबिक कोर्ट फी भी दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, वो प्रॉपर्टी कोर्ट ने जब वो इंक्वायरी की, हिसाब किताब किया तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो कम बनती है। तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि फिर वो जो उसने जिस हिसाब से, यानी फर्ज करें अगर डिसीज की वैल्यू उसने 10,000 की लिखी थी तो 10,000 के मुताबिक कोर्ट फी लगी, लेकिन बाद में अगर फर्ज कर लें 5,000 बनता है तो अब जो है वो जारी बात है कोर्ट फी उस हिसाब से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। अच्छा, वो कहता है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस भी हैं, वो क्या है, he shall applied for refund of the court fee to the chief controlling revenue authority। ठीक है, अब इसको याद कर लें, इसका बार बार जिक्र आना है। फॉर द लोकल एरिया इन विच द प्रोबेट लेटर वाज ग्रांटेड विद इन 6 मंथ। लो जी, पहली शर्त ये है कि वो अपनी कोर्ट फी वापस लेने के लिए जिस दिन वो एक्चुअल वैल्यू असर्टन हुई है उससे कितने दिनों के अंदर अंदर आए,
6 माह के अंदर अंदर वो कोर्ट में आए और आके कहे जी कोर्ट फी मुझे जो है वो वापस की जाए। कौन सी कोर्ट फी? वो जो सीरियल नंबर 9 शेड्यूल 1 के मुताबिक जो है वो दे चुका है। हो सकता है कि वो 50,000 रुपए से ज्यादा के हिसाब से 4% दे चुका हो, लेकिन बाद में पता चले कि नहीं वो 50,000 से कम की प्रॉपर्टी है और उस पर 3% का लगना था, तो अब वो 1% जो है वो 6 माह के अंदर अंदर आके वापस ले सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, while applying he produced the probate or letter before said authority along with a particular inventory and valuation of the property of the deceased duly verified by the affidavit or affirm। अब ये सक्सेशन एक्ट के तहत प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी होते हैं ना, तो ये बेसिकली वो शेड्यूल 3 जो है वो उसकी इन्वेंट्री है। तो ये बेसिकली उधर उसमें भी लिखा हुआ है, सक्सेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है, और इधर वो शेड्यूल 3 पड़ा है वो भी यही है। अब वो ये कहता है कि जब वो एप्लीकेशन दे रहा होगा तो साथ में वो प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पेश करेगा जिसपे उसने ज्यादा कोर्ट फी पे कर दी है। ठीक है। और साथ में वो क्या करेगा कि सेड अथॉरिटी वही चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, और फिर साथ में उसकी इन्वेंट्री और उसकी वैल्यूएशन भी देगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये बनती है, वो जो मैंने पहले शेड्यूल 3 के मुताबिक वैल्यू दी थी वो ज्यादा थी। मेरी बात समझ आ गई? अब जो वैल्यूएशन बनती है वो बेसिकली वही शेड्यूल 3 वाला हिसाब भी हो जाएगा, वो इन्वेंट्री होगी और उसकी वैल्यू होगी, और साथ में एक एफिडेविट भी देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये प्रॉपर्टी इतनी है। क्यों भी समझ आ गई? तीसरा, the said authority is satisfied that greater court fee has been paid। और अब वो जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई होगी है उस डॉक्यूमेंट्स को देख के कि टू हाई कोर्ट फी हैज बीन पेड। अथॉरिटी विल कैंसल द स्टैम्प इफ इट इज नॉट कैंसल्ड। देखिए मेरी एक बात सुने, मैंने आपको बताया था, आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कि जो कोर्ट फी है वो किस सूरत में पे होती है, स्टैंप्स की सूरत में। और वो स्टैंप्स किस किस्म की हो सकती हैं, इम्प्रेसिव और एडहेसिव। इम्प्रेस और एडहेसिव, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा वो दोनों क्या हैं। फिर ये है कि उन जब वो कोर्ट फी लग के आती है स्टैंप की सूरत में तो उन स्टैंप्स को क्रॉस करना भी जरूरी होता है। उसका मकसद क्या होता है कि कोई उस कोर्ट फी को दोबारा ना इस्तेमाल करे। तो वो कहता है कि जब अथॉरिटी के सामने वो आएगी वो प्रोबेट, तो अगर उस पर कोर्ट फी पहले से जो है वो कैंसिल नहीं है तो वो उसको कैंसिल कर देगा। अथॉरिटी विल सब्स्टिट्यूट अनदर स्टैंप डिनोटिंग द कोर्ट फी एक्चुअली पेड। जाहिर बात है वो जो स्टैंप पहले लगी हुई है उस पर तो ज्यादा कोर्ट फी लिखी हुई है ना, तो अब वो अथॉरिटी जो है वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो अपने पास से एक स्टैंप लगाएगा जिसके ऊपर वो एक्चुअल वैल्यू जो पे होनी है वो उसके ऊपर लिखेगा, ताकि कल को अगर कोई देखे तो उसको समझ आ जाए कि एक्चुअली कितनी फी पे हुई थी। The authority may refund the court fee in the shape of allowance or money। यानी वो या तो उसको अलाउंस फॉर द स्पॉइल्ड स्टैंप्स की सूरत में वो उसको अलाउंस का नाम दे के वो पैसे दे देगा, या डायरेक्ट पैसों की सूरत में उसको वो जो पैसे जो उसकी एक्सेसिव कोर्ट फी है वो उसको क्या करेगा, वो उसको जो है वो वापस कर देगा। ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 19A है। अब जब आपने रिफंड ऑफ कोर्ट फी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना तो आपने सिंपल 2 लाइनें लिखनी है, और आपने ये लिखना है कि व्हेन द एग्जीक्यूटर और द एडमिनिस्ट्रेटर। देखें प्रोबेट में होगा एग्जीक्यूटर और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। व्हेन द एग्जीक्यूटर और द एडमिनिस्ट्रेटर has estimated the value of the deceased greater than the actual value of the property। ठीक है। द चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर shall in its discretion may refund the excessive court fee। बस इतना सा लिख के तो आपने अपनी जान छुड़वानी है, आपने उसके अंदर नहीं जाना। लेकिन चूंकि हम इस वक्त सेक्शन थारोली पढ़ रहे हैं तो मैंने भी आपको थारोली पढ़ाया, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चैप्टर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है, लेकिन जब हमने ये ठान ली है कि हमने थारोली पढ़ना है तो फिर हम सबको थारोली करेंगे। ठीक है। अब आगे चले, अब 19B क्या कहता है।
रिलीफ वेयर डेट्स डिडक्ट्स। अच्छा, मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है। पहले बेर एक्ट पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपने खुद उर्दू वाला हिस्सा पढ़ना है। कौन सा हिस्सा पढ़ना है? उर्दू वाला हिस्सा पढ़ना है। और उसके बाद आपने अपना ज़हन अप्लाई करना है कि भाई इसका क्या मतलब है। फिर तीसरी जगह पे आके आपने मेरे जो जो स्क्रीन के ऊपर नोट्स आ रहे हैं, फिर आपने उसको जो है आपने क्या करना है, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। रिलीफ वेयर डेट्स ड्यू फ्रॉम ए डिसीज पर्सन हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, डेट्स होते हैं, डेट्स वो तो लायबिलिटी होती है। उस लायबिलिटी के ऊपर तो कोर्ट फी नहीं पे होनी। आपने देखा है वो शेड्यूल 3 में भी एनेक्चर बी में डेट्स हैं। तो फर्ज करें वो एक डेट लिखना भूल गया, या उसको इल्म ही नहीं था कि कोई डेट और भी है, और उसने कोर्ट फी लगा के वैल्यूएशन बताई, और कोर्ट फी लगा के तो उसने वो लेटर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, लेकिन बाद में उसने वो डेट पे किया। अब जो उसने डेट पे की है, अगर उसको निकाल दिया जाए वो वैल्यू में से, तो वो वैल्यू सब्जेक्ट मैटर डिसीज की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, तो वो आ जाती है 50,000 से कम। इसका मतलब है वो जो 4% दे चुका है वो तो फिर ज्यादती है उसके साथ। तो फिर ये सेक्शन 19B कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कोर्ट वो विद इन अ सर्टेन टाइम जो है वो अपनी वो जो है वो एक्सेसिव कोर्ट फी वापस ले सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको इजी करके कैसे लिखा है, देखिए। Relief a debt due from a deceased person have been paid out of his estate, ठीक है। कह रहा है debt payable by the deceased cannot be considered part of the estate for the purpose of calculating the court fee, ठीक है। यानी जो डेट्स हैं उसके सॉरी लिखना ये चाहिए था कि डेट्स डेट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होंगे, वो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें से मिन्हा होंगे, और फिर उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो निकलेगी, ठीक है। अच्छा, नाउ एज पर सेक्शन 19B, when said chief controlling revenue authority is satisfied that some debt has been paid by the executor from the estate of the deceased, and after deducting the said amount of debt from the subject matter, the court fee already paid is excessive, said authority will return the excessive court fee to the executor or administrator subject to the condition that executor or administration has applied for the same within 3 years from the date of probate or letter of administration। डिस्पेरेंस बहुत ईजी है। अब आप इसको एक्चुअल टेक्स्ट के साथ कंपेयर कीजिएगा और आप देखिएगा कि मैंने कितना इजी करके इसको लिखा है, ठीक है। अब आप आगे चलिए। कह रहा है दिस सेक्शन फर्दर डील्स विद द सिचुएशन व्हेन डेट्स ड्यू टुवर्ड द एग्जीक्यूटर कुड नॉट बी सर्टेन एंड पेड विद इन 3 years due to some legal proceeding. In that case, said the authority may extend the time of 3 years for claiming the said excessive court fee। देखिए इधर मेरी बात सुनिए, उसने कितने अरसे में आना है, सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटर हैज अप्लाइड फॉर द सेम विद इन 3 years। कितना? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोबेट, यानी वो 3 साल के अंदर अंदर आएगा वो कोर्ट फी वापस लेने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि वो जो डेट थे वो डेट ही 3 साल में डिटरमन नहीं हुए, वो डेट की लीगल प्रोसीडिंग चलती रही, तो उसका जो टाइम लिमिटेशन था 3 साल वाला फ्रॉम द डेट ऑफ, वो तो गुजर गया ना। तो उस सूरत में वो नीचे ये कह रहा है कि वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, वो फिर वो टाइम जो है 3 साल का उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। This section further deals with the situation when debts due toward the executor or administration could not be certain and paid within the 3 years due to some legal proceeding. In that case, said authority may extend the time of 3 years for claiming the said excessive court fee। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। कहता है रिलीफ इन केस ऑफ सेवरल ग्रांट्स, रिलीफ इन केस ऑफ सेवरल ग्रांट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात को आपने गौर से सुनना है।
वो ये है कि एक जो स्टेट है किसकी, डिसीज की, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज के बारे में एक से ज्यादा ग्रांट, यानी एक से ज्यादा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एक से ज्यादा जो है वो प्रोबेट भी जारी हो सकते हैं, बशर्ते कि बिल में भी लिखा हो ना कि ये दो लोग जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या समझ लें कि पहले वो जो एग्जीक्यूटर था उसने एक सर्टिफिकेट लिया, अब वो किसी और नेचर का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो लेना चाहता है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ ये क्या कहता है। पहले एक एप्लीकेशन आई और उसमें पूरी एस्टेट जो थी और सारी प्रॉपर्टीज कवर थी और फुल फ्लेज कोर्ट फी जो है वो पे कर दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन आई और कोई खास प्रॉपर्टी उसी स्टेट की कोई खास प्रॉपर्टी, उसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट की एप्लीकेशन आई। अब मुझे एक बात बताएं आप, कॉमन सेंस है कि जब ओवरऑल पूरी स्टेट के हिसाब से कोर्ट फी जो है वो पे हो चुकी है, तो क्या अगर अब दोबारा एप्लीकेशन आती है किसी सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो क्या ये मुनासिब होगा कि उससे कोर्ट फी ली जाए? नहीं। तो ये सेक्शन यही कहता है कि फिर वो वाली कोर्ट फी जो है ना दोबारा उससे नहीं ली जाएगी। अच्छा, फिर ये एक और सिचुएशन भी कहता है। वो कहता है कि पहले इस टू सम पार्ट ऑफ द स्टेट जो है वो ले लिया गया, क्या बोला, सर्टिफिकेट, ठीक है, कोर्ट फी पे कर दी गई उस हिसाब से, बाद में ओवरऑल पूरी स्टेट की हद तक ग्रांट के लिए अप्लाई किया गया, तो अब क्या होगा कि वो जो सम पार्ट की हद तक उसने कोर्ट फी दी थी वो डिडक्ट कर वो एडजस्ट कर दी जाएगी जो ओवरऑल लेने वो आया उसके अंदर। मेरी बात समझ आ गई आपको? अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। देखिए relief in case of seven, an estate of a deceased may consist of so many properties. Once full court fee has been paid in respect of the whole property of the estate, no court fee can be further charged for another like grant of probate or letter made in respect of the whole or any part of the same property belonging to the same estate. उसने सारी बात को जो है वो क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है, मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। Similarly, when a grant of probate or letter is made in respect of any property forming part of the estate, and court fee is paid accordingly, and later on an application for grant is made in respect of the same or whole property of the estate covering that property in respect of which the grant was already made, in that case already paid court fee will be deducted. मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई, बताता हूँ। वो कह रहा है एक सिचुएशन ये है कि पूरी प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी और 100 रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना कोर्ट फी लग गई और सर्टिफिकेट प्रोबेट ग्रांट हो गया, ठीक है। बाद में उसी प्रॉपर्टी की जो 20 रुपए की प्रॉपर्टी थी उसके बारे में एक और ग्रांट चाहिए था, तो उसके लिए कोर्ट में आए, तो अब चूंकि वो ओवरऑल 100 रुपए पे कोर्ट फी दे चुका है, तब वो 20 रुपए पे दोबारा नहीं देगा। ये एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन में वो ये कहता है कि पहले 20 रुपए की हद तक आए और जो कोर्ट फी 20 रुपए की हद तक बनती थी वो दे दी, और बाद में पूरे 100 रुपए की हद तक कोर्ट के पास आ गए, तो अब पूरे 100 रुपए पे जो कोर्ट फी लगनी है उसमें वो 20 रुपए की कोर्ट फी एडजस्ट हो जाएगी। क्यों भाई, समझ आ गई? आगे चल, probate declared valid as to trust property though not covered by the court fee, ठीक है। वो कह रहा है एज टू, अच्छा ये क्या 19D क्या, ये है, देखें, फर्ज करें कि वो जो मरने वाला था उसकी बहुत सारी वो किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी था, तो अब जो ट्रस्ट होता है उसके ऊपर जो है वो कोर्ट फी का अमल नहीं होता, क्योंकि उसका तो बेनिफिशियरी के लिए है, वो तो वेलफेयर के लिए है। तो ये वाला सेक्शन ये कहता है कि
अगर वो कोई ट्रस्ट का भी वो उसमें भी उसका इंटरेस्ट था मरने वाले का, तो अगर उस ट्रस्ट के बारे में भी कोर्ट फी नहीं पे हुई और प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करते वक्त उस ट्रस्ट का जिक्र नहीं हो सका तो भी कोई बात नहीं है, वो एग्जीक्यूटर उस ट्रस्ट के बारे में सारे राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सिर्फ इस वजह से वो उस प्रॉपर्टी को अब ये से दूर नहीं हो सकता कि उसने उसके बारे में कोर्ट फी जो है वो नहीं दी। अब मैं जब पढ़ूंगा, मैंने इजी करके लिखा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रोबेट डिक्लेयर्ड वैलिड एज टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी कवर्ड बाय द, देखो वर्ड से मतलब है प्रोबेट डिक्लेयर्ड वैलिड एज टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी दो नॉट कवर्ड बाय द कोर्ट फी। ठीक है, कह रहा दिस सेक्शन स्टेट दैट एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इंटाइटल्ड फॉर रिकवरी, transfer or assignment of any movable property in respect to which the deceased was a trustee। ठीक है, regardless of the fact whether court fee has been paid in respect of such trust property or not। क्यों जी, समझ आ गई? बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आप चलें आगे 19 में। provision for case where too low a court fee has been paid on probate। लो, ये जो हमने शुरू में पढ़ा है 19A कि भाई उसने टू हाई कोर्ट फी पे की तो वो कोर्ट फी क्या होगी, उसको वापस हो गई। तो अब एक नई प्रोविजन आ गई कि टू लो कोर्ट फी उसने पे की है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में वो कोर्ट फी वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको कहेगा कि बाकी जो है वो कोर्ट फी वो तुम पे करो। ये कौन सा सेक्शन है भाई, ये सेक्शन 19E है जो इसके बारे में जो है वो कहता है। अब मैंने इसको कैसे इजी करके लिखा है देखें, अब चलें। provision for cases where too low court fee has been paid on probate etc. This section states that if a person applies for the probate of a will or letter of administration and while applying for the same estimate the property of the deceased to be of less value than the actual value as later ascertained by the court and also paid the court fee as per that estimated value, the chief controlling revenue authority may direct the executor or administrator to pay the full court fee which ought to have been paid originally। क्यों जी, समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद ओहो किधर गया, अच्छा फिर वो कहता है इन एडिशन टू डेट, अच्छा एक तो उसने may direct the executor or administrator to pay the full court fee which ought to have been paid, एक तो वो कोर्ट फी दे। in addition to that if the probate letter has been produced within 1 year from the date of grant, और अगर वो एक साल के अंदर आया है, ठीक है। अभी हम आगे चल के भी देखेंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वो प्लेंटी होगी। 5 टाइम ऑफ द प्रॉपर कोर्ट फी, लो जी अब उसने प्लेंटी भी देनी है, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब उसने जानबूझ के ये वैल्यू जो है वो कम लिखी होगी, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, या उसने फ्रॉड किया होगा, तो उस सूरत में उसको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी कि अगर वो 1 साल में आया है तो वो 5% दे किसका, प्रॉपर कोर्ट फी का उसको जुर्माना पे करे, और अगर वो 1 साल के बाद आया है तो जो प्रॉपर कोर्ट फी थी उसका 20% एज ए जुर्माना पे करे। यानी वो एक्चुअल कोर्ट फी तो पे करेगा ही करेगा, साथ में वो 5 टाइम फाइन देगा। अगर वो साल के अंदर आया है वो और अगर वो जो है वो क्या कहते हैं कि 1 साल के बाद आया तो 20% वो उसमें क्या करेगा, वो फाइन देगा। ठीक है, अब आगे देखें
However, if an application is made within 6 months after ascertainment of the true value of the estate and discovery of the fact that too low court fee has been paid, the authority is satisfied that said low court fee was paid in the consequences of some mistake or due to lack of knowledge or without any intention of fraud or delay of the payment of the court fee, said the authority may remit said penalty and may order to pay only deficient court fee. क्यों भाई, समझ आ गई मेरी बात कि वो पेनल्टी उसने तब देनी है जब उसने फ्रॉड किया होगा। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप चलें 19F के ऊपर। Administrator to give proper security before letters stamped under section 19E। ठीक है, 19E क्या थी? 19E क्या थी? जहां पे कोर्ट ने उसको कहा कि अब तुम जो है वो प्रॉपर कोर्ट फी जो है वो लेके आओ और उसको, जाहिर बात है स्टैंप्स की सूरत में पे होनी है ना, तो वो स्टैंप वगैरह लेके आओ। अब सेक्शन 19F सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और कोर्ट के सामने ये फैक्ट आ गया है कि कोर्ट फी लो है, तो कोर्ट उससे इस बात की सिक्योरिटी लेगी कि ये जो अब मैंने वैल्यू लिखी है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है और ये मेरे नॉलेज के मुताबिक फुल है। अब आप आए ना एफ को पढ़ते हैं। Administrator to give proper security before letter stamped under section 19E. This section states that in case of letter of administration, the said authority shall not make an order as per section 19E unless a security is given as to full court fees is being paid as per whole property certain। कि वो अब इस पहले तो उसने कर लिया, अब कोर्ट उसको दोबारा कह सकती है कि इस बात की सिक्योरिटी दो कि तुमने फुल कोर्ट फी दी है, ताकि अगर कल को फिर फ्रॉड निकलता है तो फिर वो सिक्योरिटी से वो क्या कर सके, उसको कवर कर सके। आगे चलते हैं 19G पे आ जाए। Executor not paying full court fee on probates within 6 months after discovery of the underpayment। लो जी, अब उसको इलम भी हो गया कि मैंने कोर्ट फी कम दी है लेकिन वो नहीं देने आया, तो अब उसकी रिकवरी कैसे होनी है? ठीक है, अब 19G आ गया। कहता है once administrator or executor come to the knowledge that too low court fee has been paid, he is bound to make an application to the chief controlling revenue authority for making the deficiency of the court fee good, and if he fail to do so after 6 months, the chief controlling revenue authority shall forfeit the sum of 1000 rupees। अब फाइन शुरू हो गया है कि 1000 रुपया जो भी अमाउंट है उसमें से होगा, एंड ऑल्सो फर्दर सम एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर 100 ऑफ द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कोर्ट फी इज टू बी मेड प्रॉपर। देखिए हमने ऊपर ये पढ़ा है कि उसने टू लो कोर्ट फी पे की, ठीक है। अच्छा, अगर तो वो बोनाफाइड था, उसको पता नहीं था, तो फिर तो वो रिमिट हो जाएगी, वो उससे पेनल्टी नहीं लेगा। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसने जानबूझ के वो कम कोर्ट फी दी है, तो उस सूरत में अगर वो 1 साल के अंदर अंदर आया होगा तो वो उसका जो है वो 5% ऑफ प्रॉपर कोर्ट फी, और 1 साल के बाद आया है तो वो 20% ऑफ द प्रॉपर कोर्ट 20 टाइम उसकी जो है वो पेनल्टी जो है वो क्या करेगा, अदा करेगा। ठीक है। अच्छा, और जो उसको माफ़ी मिलेगी कि बोनाफाइड मिस्टेक है, वो उसको कितने माह में आना पड़ेगा, 6 माह में। ठीक है। अब बात यह है कि वो आया ही नहीं है कोर्ट में, अब वो कोर्ट में नहीं आया तो अब वो पेनल्टी तो गई। अब जो उससे रिकवरी होगी वो कैसे होगी कि 1000 रुपया अमाउंट में से प्लस हर 100 रुपये के पीछे 10 रुपये कटेंगे। हर 100 मसलन 10% वो यानी वो और 1000 रुपया अलहदा, वो उसमें से क्या हो जाएगी, वो कटौती हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 19G है। होप कि आपको समझ आ गई, कोई इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दफा इसको थारोली देखेंगे। ठीक है। अब है 19H, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी गिवन टू रेवेन्यू अथॉरिटी एंड प्रोसीजर देयर हो। अच्छा, ये बड़ा इजी है, इसको मैंने अलहदा नहीं लिखा।
ठीक है, इसको मैं 2 मिनट में आपको जो है वो करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखें, बात ये है कि वो जिसने भी जिसने भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जारी करवाना था, वो कोर्ट के पास जाएगा सक्सेशन एक्ट के तहत, और वो वहाँ जाके तो वो सेक्शन शेड्यूल 3 के मुताबिक जो है वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी वो लगाएगा। और इसके अलावा वो उसके साथ में वो क्या करेगा जी, कि एज पर शेड्यूल 1 और उसका आइटम नंबर जो है वो सीरियल नंबर जो है 9, उसके मुताबिक कोर्ट फी भी उसके ऊपर क्या करेगा, अवेजा कर चिस्पा करेगा और वहाँ पे दाखिल कर देगा। अब जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो लोअर कोर्ट है, उन्होंने कैसे इस चीज को डिटरमिन करना है कि ये बंदा जो है ये सच्चा है और इसने प्रॉपर्टी जो है वो ट्रूली जो है वो एस्टिमेटेड है, इसने बिल्कुल ठीक एस्टिमेट की है, या जहां पे उनको डाउट हो जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे, अब वो अपना एक चैनल स्टार्ट करेंगे, कोर्ट अपना एक चैनल स्टार्ट करेगी। वो अंदर खाते क्या करेगी कि जो कलेक्टर है, कोर्ट उसको एक नोटिस जारी करेगी कि भाई तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। वो क्या करेगा कि वो अपने तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जो उसको भेजे गए हैं उससे सर्टन करेगा, अगर वो मुनासिब समझेगा तो उसको बुला लेगा, एप्लीकांट को उसको बुलाएगा और इंक्वायरी करेगा। अगर उसको लगता है इसने वैल्यू जो है वो कम लगाई है, कम एस्टिमेट की है, तो वो उसको कहेगा कि भाई जाओ कोर्ट में जाओ और अपनी अमेंड करो, उस एप्लीकेशन को अमेंड करो और वैल्यू को दुरुस्त करो। और अगर वो नहीं दुरुस्त करता तो फिर वो कलेक्टर खुद जाएगा अदालत में, जाके कहेगा कि जनाब इस बंदे ने मेरी भी नहीं सुनी, मैंने इंक्वायरी कर ली है और ये बंदा जो है ना इसने प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपरली वैल्यूड नहीं की फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी। ये वो सेक्शन है जो मैंने आपको कहानी की सूरत में सुनाया है। अब मैं 2 मिनट में पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। Notice of application for probate or letter of administration to be given to revenue authorities and procedure thereon. ठीक है, where an application for probate or letter of administration is made to the court other than high court, the court shall cause notice of the application to be given to the collector. ये किसकी बात हो रही है, सिविल कोर्ट की, ठीक है, या रेवेन्यू कोर्ट की बात हो रही है। Where such an application is made to a high court, the high court shall cause notice of application to be given to the chief controlling authority for the local in which the high court, लो जी, हाई कोर्ट डायरेक्ट नोटिस करेगा चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, जबकि जो कोर्ट होगी वो किसको कहेगी, वो कलेक्टर को कहेगी। अच्छा, वो आगे क्या करेंगे, the collector within local limit of the revenue jurisdiction, the property of the revenue is certain may at the time inspect or cause to be inspected and take or cause to be taken copies of record of any case in which application is prepared letter has been made, and if on such inspection or otherwise he is of the opinion that petitioner has underestimated the value of the property of the deceased, the collector may, if he think fit, require the attendance of the petitioner either in person or by agent and take evidence and inquiry into the matter in such matter, and he may think fit, and if he is still of the opinion that the value of the property has been underestimated, may require the petitioner to amend the वैल्यूएशन। लो जी, वही बात जो मैंने की है कि वो क्या करेगा, उससे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई करेगा, और अगर स्टिल उसको लगेगा अंडर एस्टिमेटेड है तो वो उसको बुला के सुनेगा भी, और उसके बाद वो एविडेंस भी लेगा उसके ऊपर, ठीक है, और फिर वो उसको कहेगा कि अपनी वैल्यू को जो है वो दुरुस्त करो। If the petitioner does not amend the value of the to the satisfaction of the collector may move to the court which the application for bilateral has been made to hold an inquiry into the true value of the property। तो वो फिर कोर्ट को जाके कहेगा कि जी जो है ना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसने वैल्यू जो है वो प्रॉपर्ली एस्टिमेट नहीं की। Provided that no such amount motion shall be made after expiration of 6 months from the date of exhibition of an inventory required under section 277 of Indian Succession Act or under probate and 1881। ये सिंपल आपको इस हद तक याद रखें कि जिस प्रोविजंस के तहत जो है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट जारी होता है, उनकी इन प्रोविजंस के जो है वो
जब तक वो इन्वेंट्री जो है वो एग्जिबिट नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो कोई खुद से एक्शन जो है वो नहीं ले सकता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 5 के ऊपर आए आप। कह रहा the court when so moved has over shall hold or cause to be held an inquiry according to and shall record a finding as to the true value as nearer may to be at which the property of the deceased should have been estimated the collector shall deem to be a party of inquiry। अब जब कोर्ट जो है वो खुद इंक्वायरी करेगी और एविडेंस लेके फैसला करेगी कि वो वैल्यू अंडर एस्टिमेटेड है या नहीं है। For the purpose of any such inquiry, the court or person authorized by the court to hold the inquiry may examine the petition for probate or letter of administration on oath, whether in person or by commission, ठीक है, and may take such further evidence as may be produced to prove the true value of the property. The person authorized as aforesaid to hold the inquiry shall return the court the evidence taken by him and report the result of inquiry, and such report and the evidence so taken shall be evidence in the proceeding, and the court may record finding in accordance with the report unless it is satisfied that it is erroneous। यकीन जाने कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको इसके इन अल्फाज को दोबारा रिपीट करूँ, इतना इजी लिखा हुआ है। ठीक है, द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट रिकॉर्डेड शैल बी फाइनल, ठीक है, एंड शैल नॉट बार द इंटरटेनमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19E। ठीक है, वो 19E के तहत जो उसकी पावर्स हैं उसको जो है कोर्ट की फाइंडिंग जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। और सेक्शन 19A क्या था? सेक्शन 19A प्रोविजन फॉर केसेस विद टू लो, यानी अगर वो लो कोर्ट फी है तो उसमें उस बारे में जो कलेक्टर की जो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जो पावर्स हैं वो नहीं रुकेंगी, वो अपनी कार्रवाई जो है उसको क्या रखेगा, उसको जारी रखेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर गाइडेंस ऑफ द कलेक्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर, इसको भी छोड़ दिया। अब आ जाए अब सेक्शन 19 आई है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कोर्ट फी जो है वो कैसे डिटरमिन करते हैं, इसमें कोर्ट फी कैसे पे होनी है। ठीक है, अब 19J पे आए आप। रिकवरी ऑफ पेनल्टीज कह रहा है एनी एक्सेस फी फाउंड टू बी पेएबल ऑन एन इंक्वायरी हेल्ड अंडर 19H सबसे एंड एनी पेनल्टी आर फोर अंडर 19 मे ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ चीफ कंट्रोलर बी रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटर एज इफ इट वर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द कलेक्टर। लो, वो जो कोर्ट फी रिकवर होनी है, जो फाइन फोरफीट की सूरत में फाइन भी कर दिया और उसने कोर्ट फी भी नहीं दी, वो कोर्ट एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की सूरत में उस एडमिनिस्ट्रेटर से रिकवर करेगी। The chief controlling authority may remit the whole or any part of any such penalty of as aforesaid, और ये हमने पहले भी कहा है कि वो उस पेनल्टी को जो है वो रिमिट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी। सेक्शन 6 एंड सेक्शन नॉट अप्लाई टू प्रोबेट लेटर, ये हमने पहले पढ़ लिया। लो जी, मुझे बताएं कोई मुश्किल बात, इसमें इजी था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे है प्रोसेस फी, चैप्टर 4। ठीक है, आपने बेशक ब्रेक करनी है कर लें, लेकिन मैं तो इसको आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, प्रोसेस फी क्या होती है? प्रोसेस फी आपने नहीं तलबाना जमा करवाएं जी, वो एक प्री स्क्राइब्ड सा परफार्मा होता है, उसके ऊपर वो स्टैंप टिकट सी लगा के ले आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस फी। ठीक है, तो ये प्रोसेस फी जो है तो ये जो चैप्टर 4 है ये उसके बारे में जो है वो डील करता है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फी, वो तलबाना जिसको कहते हैं, वो किसने बनाने? वो हाई कोर्ट ने बनाने। और मेरा ख्याल है कि अभी एक समन नोटिस पे मेरा ख्याल है 1 रुपए की प्रोसेस फी जो है वो लगती है, आई थिंक। ठीक है, The High Court shall, as soon as may be, make rules as following matter: the fee chargeable for serving and executing process issued by such court and its appellate and the other civil court and revenue court established within the local, यानी हाई कोर्ट ये बताएगा कि जी ये जो रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट या appellate कोर्ट है वो कितनी प्रोसेस फी जो है वो लिया करेंगे।
द फी, फिर दूसरा रूल वो कौन सा बनाएंगे, द फी चार्जेबल फॉर सर्विंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इशूड बाय द क्रिमिनल कोड एस्टेब्लिश विद इन सच लिमिट। पहले तो सिविल की बात हो रही थी ना, अब क्रिमिनल के बारे में भी वो बताएंगे कि इन ऑफेंसेस अदर देन ऑफेंसेस फॉर विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट, यानी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें प्रोसेस फी कितनी लगेगी या किस हिसाब से लगेगी, ये कौन बताएगा, ये बताएगा, बताएगा जो जो हम, प्लीज मुझे, मैं मुकम्मल करके आता हूँ प्लीज। अच्छा मैं आके कहता हूँ, सिर्फ एक मिनट में आ, चलो। अच्छा, the remuneration of the person and all other person employed by leave of a court in the services or execution of the processes, ठीक है। अच्छा जी, जो मसलन जो पीएंस होंगे एंड ऑल अदर पर्सन एम्प्लॉयड बाय लीव ऑफ द कोर्ट इन सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस के मुख्तलिफ किस्म की जो कोर्ट, अच्छा प्रोसेस फी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो वो जो पीएन जो लोग हायर किए जाएंगे, ठीक है, उनकी जो रिम्यूनरेशंस होंगी वो कौन उनको मैनेज करेगा, वो हाई कोर्ट उसको देखेगी। और मेरा ख्याल है कि ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर इसका वॉल्यूम 4 या 5 है जो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है वो डील करता है। और आपने देखा है कि हर कोई टिकटें नहीं बेच सकता, कोई मखसूस लोग हैं जो कि टिकटों को सेल कर सकते हैं, जो कि ऑथोराइज्ड होते हैं हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है। द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू अल्टर और ऐड टू द रूल्स सो मेड। अच्छा जी, कंफर्मेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स। अच्छा हाई कोर्ट ने रूल्स बना लिए, अब सच रूल्स अल्टरेशन एंड एडिशन शेल आफ्टर बीइंग कंफर्म बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनको कंफर्म करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर वो ऑफिशियल गजट में क्या होंगे, वो शाया होंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमको सेक्शन जो है वो छोड़ कर चले। अच्छा जी, until such rules shall be made so made and published, the fee now leviable for serving and executing process shall continue to be levied and shall be deemed to be fee leviable under this act। देखिए मेरी बात सुनिए, 1 रुपया फर्ज करें प्रोसेस फी है और वो लग रही है, प्रोसेस फी पे हो रही है, मेन वाला हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करके भेज दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं की, तो वो कहता है वो जो पहले वाली फी है वो लगी रहेगी, वो रुकेगी नहीं, वो उसके मुताबिक सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। exemption for certain processes notwithstanding anything contained in preceding section are in made and no fee shall be chargeable for serving and executing process on behalf of। लो जी, अब ये वाली वो सिचुएशन है जहाँ पे प्रोसेस फी नहीं लगेगी। द प्रोसिक्यूशन इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग टेकन ऑन इन्फॉर्म प्रेजेंटिंग अ कंप्लेंट मेड बाय पब्लिक एक्टिंग इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। मेरी बात सुने, कभी प्रोसिक्यूटर को जो नोटिस जाता है क्या कभी उस पर वो प्रोसेस फी लगती है, नहीं लगती। A liquidator or a arbitrator appointed under provision of a cooperative society act 1912। लिक्विडेटर क्या होता है, जब एक कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके हिसाब किताब के लिए वाइंडिंग अप के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं लिक्विडेटर। या आर्बिट्रेटर जो है वो जो है उस सूरत में अगर उन पे प्रोसेस सर्व करना है तो भी कोई कोर्ट फी नहीं लगनी। The provincial government may notification determine what person shall be deemed to be public officer for the purpose of proceeding subsection। ये provincial government determine करेगी कौन public officer होगा कौन नहीं होगा। Table of process fee, a table in the English and venerable language showing the fee chargeable for such services shall be exposed to view in the conspicuous part of each court। हर कोर्ट के बाहर जो रेट जो है तलवाने के जो रेट होंगे वो लगे होंगे ताकि आम बंदा भी समझ सके कि मैंने कितनी प्रोसेस फी जो है वो देनी है। नंबर ऑफ पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Every district judge and every magistrate of a district shall fix and may from time to time alter the number of peons necessary to be employed for the service and execution of processes issued out of the court and each of court subordinate thereof। कि वो जो processes हैं, जो उनकी जो process जिसके बारे में वो कोर्ट फी पे हो रही है उसकी जो सर्विस करवानी है, ठीक है, उसके लिए कितने बंदे होने चाहिए, कितने पियन होने चाहिए, वो सारे का सारा किसने डिटरमिन करना है,
वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने डिटरमिन करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर इन मुफस्सल स्मॉल काजेज को इसको छोड़ दें आप, ठीक है। अब है चैप्टर 5 ऑफ द मोड ऑफ लेविंग फी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। collection fee by stamp, all fees referred to in section 3 are chargeable under this act shall be collected by way of stamps। और वो stamps मैंने आपको बताया था, आ गया है ना, आगे सेक्शन 26 है। stamps to be impressed or adhesive, the stamp used to denote any fee chargeable shall be pressed or adhesive or partly impressed or partly adhesive as the appropriate government may by notification officer from time to time direct। रूल्स फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टेप, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, इसको पढ़ लीजिएगा। ये वो हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट इनएडवर्टेंटली सी, नो डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी बियर अ स्टैंप अंडर द शैल बी ऑफ एनी वैलिडिटी अनलेस अनटिल इट इज प्रॉपरली स्टैम्प, ठीक है। वो कह रहा है अगर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी नहीं लगी तो फिर उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि उसको प्रॉपरली स्टैंप ना किया जाए, ठीक है। बट इफ एनी सच डॉक्यूमेंट is through mistake or in a receipt filed or used in court or office without being properly stamped, the presiding judge or the head of the, as the case may be, or in case of any judge of such court may think will order that such document be stamped as he may be direct, and on such document being stamped accordingly the same and every proceeding related there shall be as valid as if it had properly stamped। वो सेक्शन 28 कहता है कि पहली बात तो ये उस डॉक्यूमेंट को हाथ नहीं लगाना, वो लेना ही नहीं है कि भाई इसकी प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ने ले भी लिया है तो फिर कोर्ट ने उसको डायरेक्शन देनी है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करो, और अगर वो उस डॉक्यूमेंट को दुरुस्त नहीं कर लेता है तो फिर उसकी वही वैल्यू होगी जो कि एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट की होती है वैल्यू, ठीक है। और अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर वो आई थिंक के स्टैम्प एक्ट में है कि वो डॉक्यूमेंट फिर अम्पाउंड भी हो सकता है ना, कोर्ट उसको अपने कब्जे में ले सकती है। amended document, where any such document is amended in order to merely to correct a mistake and to make it conform to the original intention of the party, it shall not be necessary to impose a fresh stamp। अगर एक डॉक्यूमेंट अमेंड होके आया तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो दोबारा कोर्ट फी लगे। कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 30 है कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प। मैं आपको बार बार ये बता रहा था ना कि वो स्टैम्प को कैंसिल किया जाएगा इस तरह से कि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। यूजुअली क्या किया जाता है कि वो या तो वो अगर वो इम्प्रेस्ड है यानी वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसके ऊपर वो निकल आता है, क्या कहते हैं उसको, तहरीर निकल आती है, तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। या आम तौर पे जो है उसके ऊपर लिख दिया जाता है, केस का टाइटल लिख दिया जाता है टिकट के ऊपर कि ये दोबारा इस्तेमाल ना हो, लाइनें लगा दी जाती हैं। लेकिन ये जो सेक्शन 30 है ये क्या कहता है, ये कहता है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग अ स्टेप अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइल्ड और एक्टेड अपॉन इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट और ऑफिशियल अनटिल द स्टैम्प हैज बीन कैंसल्ड। तो सबसे पहले वो स्टैम्प को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। ये ना हो कि दूसरा बंदा बगैर पैसे दिए वही स्टैम्प निकाले और एक और डॉक्यूमेंट पे निकाल दे। कह रहा है सच ऑफिसर एज द कोर्ट और द हेड ऑफ ऑफिस मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट शैल ऑन रिसीविंग एनी सच डॉक्यूमेंट फोर्थ with effect such cancellation by punching out the crescent and star so far as the leave of the amount designated on the stamp untouched and the part removed by punching shall be burnt or otherwise destroyed। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, लेट अस रीड इट इन उर्दू। तो हो सकता है उसके बाद आप कहें कि सर मुझे वैसे ही जो है इसकी समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है। स्टंप की कलम जदगी इस एक्ट के तहत, अच्छा ये वो अफसर जिसे अदालत या दफ्तर का सरबरा वक्तन फ़ौक्तन मुकर्रर करे, ऐसी कोई दस्तावेजात मसूल होने पर स्टैंप पर सबत रकम को छोड़कर इस पर बने हुए चांद और सितारे में छेद करके इसकी मनसूखी को फौरी तौर पर मौसर बनाएगा और सुराख करने से निकलने वाले हिस्से को जला देगा या बसूरत दीगर तलब कर दिया जाएगा। लो जी, वो सिंपल ये बात कह रहा है कि वो जो कोर्ट फी उसने दी है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि उसके ऊपर ना चांद तारा बना होता है, ठीक है,
तो वो कह रहा है कि वो क्या करेगा कि एक वो अमाउंट भी लिखी होती है कि वो अमाउंट एज इट इज छोड़ देगा ताकि पढ़ी जाए ये कितने की है, ठीक है। और जो चांद और तारा है ना उसके दरमियान में उस पर छेद करेगा पेंसिल से या किसी चीज से, ठीक है। और वो जो छेद करने के बाद जो हिस्सा बाहर निकलेगा या तो उसको काट देगा या उसको जला देगा। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है कि एक स्टैंप को जो है वो कैसे कैंसिल किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड एट ए फैन बेरिंग ए कॉर्ड स्टैंप ऑफ करंट इन ब्रिटेन, इसको छोड़े मिसलिनियस में आ जाए। Admission in criminal cases of document for which proper fee has not been paid. Whenever the filing of or exhibit in a criminal court of a document in respect of which the proper fee has not been paid is, in the opinion of the presiding judge, necessary to prevent a failure of justice, nothing contained in section 4 shall be deemed to prohibit such फाइलिंग और एग्जीक्यूशन। वो कहता है क्रिमिनल केस हो, कोर्ट फी लगी नहीं, कोर्ट को भी इलम है, लेकिन कोर्ट को अगर लगता है ना कि अगर मैं कोर्ट फी के चक्कर में पड़ गया तो जस्टिस फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तो बावजूद इसके कि उस पर कोर्ट फी नहीं लगी वो फिर भी उस डॉक्यूमेंट को इंटरटेन कर लेगा, ठीक है। सेल ऑफ स्टैंप ये मैं आपको पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में जो है वो पढ़ा चुका हूँ, ईजी है, ठीक है, कि वो स्टैंप्स कैसे सेल होनी है। पावर टू रिड्यूस लिमिट फी ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ। 36 जो है वो भी मैं आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने कोर्ट फी को किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि मैं आपको सिर्फ कोर्ट फी पढ़ाऊँ, बल्कि मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी बेर एक्ट जो है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, उस बेर एक्ट को जो है वो किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं उसको उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, किस तरह से जो है एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन के साथ रिलेट किया जाता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मुझे भी अपनी दुआओं पे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।